वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मॉक टेस्ट एनालिसिस में स्वागत कर रहा हूं। मॉक टेस्ट एनालिसिस प्रत्येक शनिवार को हो रहा है। इस पर और भी विविधता में लाऊंगा और भी स्तरीय और ज्यादा स्तर के मैं मॉक टेस्ट आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के लिए कवर कराऊंगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। यह हमारा एक प्रयास है और हम इस प्रयास में ज्यादा अच्छा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोग मॉक टेस्ट 2 दे रहे हैं। हालांकि मैं पिछले 2 शनिवार से कनेक्टेड हूं और हम आपको लगातार मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते जा रहे हैं और उसकी एनालिसिस भी करते जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी परीक्षा में सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए अपना आकलन करना बहुत जरूरी है और वह आकलन आपका तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट में या टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आप एग्जाम नेचर को समझ पाते हैं, एग्जाम के द्वारा क्वेश्चंस का जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको रीड कर पाते हैं और इसी पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब आपने क्या परफॉर्मेंस की थी, किस तरह से आपने टेस्ट दिया था, कितने मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सब जानकारियों के लिए आप एक एक प्रश्न को मेरे साथ सॉल्व करिए। जिन प्रश्नों को आपने हल किया है उसका उत्तर हमें बताते जाएं और कमेंट से कनेक्टेड रहें और जो नहीं हो पाए हैं उसको अच्छी तरह से देखें, समझें। हम पूरा एक एक्सप्लेनेशन आपको इस पूरे टेस्ट के सभी प्रश्नों की करने चल रहे हैं। आइए सब लोग सबसे पहले पहला प्रश्न नोटिस करिए। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है। ये आपको फ्रैक्शंस कुछ दिए गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि भिन्नों का एक अप्रोच आपको दिखेगा। भिन्न के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जरूर कनेक्ट होते हैं। बड़ा छोटा डिसाइड करना होता है, आरोही अवरोही डिसाइड करना होता है। यहाँ पर जो भिन्न का नेचर दिया हुआ है उसको पहले तो देख लो। आप भिन्न जो दिए हैं 15/16 दिया है, आप देख पा रहे हैं। 24/25 दिया है, 24/25 है, 34/35 है, 34/35 है और 19/20 है। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आप किसी भी भिन्न को अगर देखिए a/b है, जहां पर a की वैल्यू b से छोटी, अर्थात भिन्न सभी आप देख पा रहे हैं 1 से लेस हैं। आप ऊपर देखिए, अंश सबके छोटे, हर सबके बड़े हैं। इसमें 2 प्रकार की स्थिति इस कंडीशन पर बनेगी। आप में से प्रत्येक लोग लगभग जब हमसे कनेक्ट है या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि अगर भिन्न के अंश हर का अंतर सेम हो, सेम में भी ये 2 कंडीशन बनेगी। जैसे अगर यही उल्टा कर दिया जाता, 16/15 कर देते, 25/24 कर देते, 35/34 कर देते और 20/19 कर देते। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तब भी देख रहे हैं कि अंतर सब में सेम था, बट यहाँ पर स्थिति क्या थी कि a/b ग्रेटर देन 1 था, अर्थात सारे ऊपर के मान बड़े थे, नीचे के मान छोटे थे। तो आपके ये फ्रैक्शंस अगर इसको देखा जाए तो प्रॉपर है। इन फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर कहते हैं भिन्नों को, और इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर कहते हैं। दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले। हालांकि प्रश्न तो वही है, लेकिन इसको भी जाने रहे कि कभी एग्जाम में आए तो हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। दोनों प्रकार की स्थितियों में आप देख पा रहे हैं कि उनके जो डिफरेंसेस हैं आपस में अंश और हर के, वो इक्वल हैं। और अगर इक्वल है और फ्रैक्शंस प्रॉपर है तो जिसका अंश लार्जेस्ट होगा, मतलब न्यूमरेटर जिसका लार्जेस्ट है वही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, मतलब ऊपर देख लो, जो सबसे बड़ा दिख रहा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा है, वही भिन्न आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अब फिलहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब आपने नोटिस किया था कि जो भिन्न था a/b लेस देन 1 था, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। ऐसी स्थिति में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा और भिन्न का अंतर सबसे पहले देख करना है कि वो अगर सेम है तभी। अगर उसका न्यूमरेटर जिसका लार्जेस्ट होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 34 है, तो यह फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग इसका उत्तर आपको 34/35 सी ऑप्शन देना होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो 15/16 हो जाता, क्योंकि सबसे छोटा ये आपका दिया है, स्मॉलेस्ट हो जाता। यहीं पर थोड़ा सा कनेक्शन ऐसे भी आपको सेट करना जरूरी है कि मान लो अगर ये स्थिति होती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होता, जिसमें ऊपर का मान बड़ा है, नीचे का मान आपका छोटा है, ऐसी कंडीशन में भी आपने देखा कि अंतर सबके बराबर हैं। इस समय जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब इसमें जिसका न्यूमरेटर आपका लार्जेस्ट दिखेगा, मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा दिखेगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, वह क्या होगा, सबसे छोटा होगा। दूसरी तरफ जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा,
वह भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर कहा जाता कि आप ये बताओ किसमें सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका न्यूमरेटर हम सबसे छोटा पाते, सबसे छोटा कौन था यहाँ पर, अगर देखिए तो 16/15 था, ये सबसे बड़ा हो जाता, बाकी उसी की तुलना में नंबर्स आपके छोटे हो जाते। तो आपको कंपेयर करना, इस तरह के भिन्न आपको डिसाइड करना आपके एग्जाम में आपका एक पार्ट हो सकता है। अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है वो तो समझ में आया था। उसके साथ साथ अगर हमारे पास ये दूसरी स्थिति भी होती तब भी हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन कर सकते थे। आई होप आपका सभी का उत्तर सही होगा। अगर करेक्टेड है, सही है, तो आप लोग प्लीज बता दो, ठीक है। कनेक्ट सब लोग अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, सही है तो अच्छी बात है, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसको 10% पहले इंक्रीज किया जाता है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, डिक्रीज किया जाता है। इस स्थिति में उस संख्या में क्या होगा। अब आप देख रहे हैं इस प्रोसीजर को कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज का प्रोसेस मानते हैं हम लोग। कंटिन्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज, अर्थात हम सतत वृद्धि और कमी का प्रोसेस मानते हैं, ठीक है। इसको आप सतत वृद्धि या कमी कहते हैं, जहां पर लगातार वृद्धि और कमी की जाती है। जैसे मान लीजिए सतत का प्रोसेस ऐसे होता है कि आप अगर मान लो कहीं रहते हो किराए पर, तो वहां पर मकान मालिक आपके किराए को हर साल बढ़ाने या घटाने की बात करते हैं। जब उन्होंने एक प्रोसेस रखा है कि हम हर साल आपका किराया 10% बढ़ाएंगे, मान लीजिए अभी का किराया 5,000 रुपए है, तो अगले साल वह किराया 5,000 में 10% बढ़ करके 5,500 होगा। नेक्स्ट ईयर फिर से जब इंक्रीज की बात आएगी तो आप कहोगे कि वही 500 बढ़ा लो, लेकिन वो 500 नहीं बढ़ाएंगे। वो कहेंगे नहीं, अब की बार का किराया हम 5,500 पर 10% लगाएंगे, तो उस पर जो 10% आएगा वह इंक्रीज माना जाएगा। इस प्रोसीजर को सतत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब एक बार कोई चीज परिवर्तित होती है, उस परिवर्तन पर फिर से परिवर्तन का परसेंटेज लगाते हैं और नए चेंज की बात करते हैं। इसी को सतत हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बहुत ही आसान स्थिति होती है, ये बहुत लेकिन उपयोगी और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि कोई संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर उसमें हम 10% की कमी करते हैं। इस स्थिति में उस संख्या में क्या होगा, मतलब कैसा चेंज होगा। पहले जो सतत का जो नियम है जनरली उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टर्म हैं, फार्मूले हैं। जैसे हमने कहा A% का इंक्रीज है, ठीक है, A% की वृद्धि है, और हमने कहा फिर B% की कमी है। ऐसे में हम जानते हैं कि नेट जो होगा, नेट प्रतिशत परिवर्तन अगर हमें करना है, नेट प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके लिए नियम ये होता है कि A + B - AB / 100%, ये चेंज होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जाने रहिए, मैं आपको बता दूं कि अगर परसेंटेज वृद्धि और बराबर है परसेंटेज कमी की, मतलब सतत में कंटिन्यूड में परसेंटेज जो इंक्रीज है वही परसेंटेज डिक्रीज है, तो नेट मतलब ओवरऑल जो परिवर्तन होगा वो परसेंटेज कमी होगी। और उस कमी का प्रतिशत निकालना है तो x² / 100 कर दे, अर्थात जो 10% दिया है 10% का वर्ग कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए, तो यह 1% की कमी हो जाएगी। कितने की? 1%। अब 1% कहीं पर लिखा है तो उसको देख लीजिए, 1% की वृद्धि लिखा है, 1% की कमी हो जाएगी। 1% की कमी, जैसे 10% बढ़ा है 10% घटा है, तो 1% की कमी, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, 100 बटे 100 करने पर 1 आएगा, 1% की कमी आपकी एग्जैक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा भी जैसे ऐसे परसेंटेज जो सतत पे अप्लाइड होते हैं, आपकी कोशिश हो कि इनको हम भिन्न से करें, मतलब इनका फ्रैक्शनल फॉर्मेट यूज करके अप्लाई करें। जैसे ऐसे करें, 10% था वृद्धि में, जो कि 1/10 होता है, 10 से 1 बढ़ा दो 11 होगा, 10 से 1 बढ़ा दिया 11, फिर 10 से 1 घटा दे 9 होता है, क्योंकि एक बार बढ़ा है तो एक बार घटा है। अब आप देख लो, यह ओरिजिनल है जो कि 100 है, यह आपका नया है अपडेटेड है जो कि 99 है। तो 100 में से जितना बढ़ता है या घटता है उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी मानी जाती है। अब आप देख रहे हैं 100 से 99 मतलब 1 की कमी, तो 100 में जितना आप घटा दे बढ़ा दे उतने ही परसेंट की वृद्धि, उतने ही परसेंट की कमी होगी। तो हम कह सकते हैं 1% की कमी हो रही है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन था। आपने देख ही लिया, आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं कि आपने उत्तर दिया था, अच्छे से किया था और इजी क्वेश्चन था, अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन डन होता है। तीसरे पर आ जाइए। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 38 kg है, मतलब जितने भी छात्र हैं, लड़के लड़कियां सब मिला के जो कंबाइंड एवरेज है वो आपका 38 kg है, जिसमें छात्र भी शामिल है, छात्राएं भी। लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका जो औसत वजन है 42 किलोग्राम है, 42 kg है। जबकि लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम है। आप देख पा रहे हैं, यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। जस्ट एलिगेशन प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे अब अगर इसको कोई ट्रेडिशनली करे कि ट्रेडिशनल से चलते हैं और हम छात्रों की संख्या को, लड़कों की संख्या जैसे माना है 25 है, दिया है 25 है, लड़कियों की संख्या हम n मान लें, टोटल हम 25 + n कर दें, और हम सब जनरल जानते हैं कि औसत का मतलब फार्मूला क्या होता है, ठीक है, औसत बराबर
योग बटा संख्या होता है। कभी कोई ऑब्जर्वेशन दिया हो, आयु, भार, अंक, हाँ कोई भी मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, कुछ भी दिया हुआ, क्रिकेटर का स्कोर, बॉलिंग का, बैटिंग का, औसत मतलब क्या होता है? सभी पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। जैसे वहां पर एक लाइन लिखा है छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, मतलब ये माना जाता है नियमता कि सभी का औसत वजन मतलब सभी का वजन 38 किलो, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी का 38 होगा, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 38 ना हो, किसी का 40-42 भी होगा, 43-44-45 भी होगा, किसी का 32-33-34-35 31 और 20-25 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग है, लेकिन औसत वजन 38 है। उसमें भी लड़कों का औसत वजन 42 है, लड़कियों का 33 है। लड़कों की संख्या दी है। अगर हम ट्रेडिशनल चलते हैं तो टाइम लगता है इन सब टाइप के क्वेश्चंस को करने में। हम लोग कैसे करते हैं? एलिगेशन लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एलिगेशन देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। एलिगेशन से हम छात्रों की संख्या का अनुपात बना लेते हैं और अनुपात में जो वैल्यू पता होती है उसके आधार पर अगली वैल्यू को निर्धारित कर लेते हैं। ये हमने लिखा बॉयज, ये हमने लिखा गर्ल्स, ठीक है। लड़कों का औसत वजन 42 है, लड़कों के नीचे 42 कर दिया। लड़कियों का औसत वजन 33 है, लड़कियों का 33। ओवरऑल जो कंबाइन एवरेज है वो 38 है, इनके बीच हमने 38 कर दिया। अब एलिगेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मिश्रा अनुपात हिंदी में। एलिगेशन मतलब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। इससे क्या होगा? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जनरेट हो जाएगा। और अनुपात एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही आसान होता है, बहुत उपयोगी होता है। किसी एक का रेशियो अगर हमें दिया हो, किसी भी दो कंपैरिजन में किसी चीज का रेशियो पता हो, उसमें से कोई भी एक आंकड़ा पता हो, तो हम सारे आंकड़े को डिसाइड कर सकते, निकाल सकते हैं। पहले डिफरेंस करिए, 42 और 38 का डिफरेंस 4 होता है, और यहाँ पर आप 33 5 38 होता है, 5 अनुपात 4 का अनुपात है। इसका अर्थ ये हो गया, यदि उस क्लास में, उस कक्षा में 5 अगर लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। 5 क्या है? अगर बॉयज है तो 4 क्या है बताएं? गर्ल्स है। अब इस क्लास में हमारे पास 25 तो बॉयज हैं, 25 क्या है? लड़के हैं। तो 5 की तुलना 25 से कर दो, कह दो 5 लड़के अनुपातिक रूप से और रियलिटी में 25 है, एक बराबर आप 5 कर दो। अब हमसे क्योंकि लड़कियों की संख्या पूछा तो लड़कियों का अनुपातिक भाग 4 है, तो 4 बराबर 20 हो गया। अगर यहीं पर हम लोगों से ये कहता कि कुल क्लास में छात्र कितने, फिलहाल इसका उत्तर 20 था, तो कुल छात्र मतलब 5 लड़के और 4 लड़कियां मतलब 9। अगर पूछता कि कुल कितने हैं, तो एक का मान 25 आया था, 9 बराबर 9 बचे 45, तो 45 हो जाता कुल छात्रों की संख्या। अगर हमसे पूछा होता कि टोटल उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो हम लोग आराम से बता सकते थे। या अंतर क्या है, मतलब सारी चीजें हम लोग निकाल सकते थे। ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। रेशियो भी अप्लाइड है, एलिगेशन भी अप्लाइड है, मतलब लगभग हर चीज वहां पर जो आवश्यक है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आपके उत्तर भी बता रहे कि आपने सही से इसका परफॉर्मेंस किया था, अच्छे से किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे गए हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? देखो ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, अगर जो करा है अच्छी बात है। अगर आपका आया है तो आप उत्तर बताएं हमें कमेंट से। एक हमारे पास लेंथ है 30 मीटर कपड़े की, टोटल हमारे पास 30 मीटर का लंबाई वाला कपड़ा है, 30 मीटर है ये कपड़ा है। इस कपड़े से हम काट के, जैसे आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, कभी शर्ट पैंट का, आजकल तो रेडीमेड का जमाना है, सब रेडीमेड खरीद रहे हैं, लेकिन अभी आप किसी ऐसे कपड़े दुकान पर जाइए जहां पर बड़े बड़े देखिए थान के कपड़े ऐसे लपेट के रखे जाते हैं। दुकानदार भी क्या करता है कि चौड़ाई उन कपड़ों की फिक्स होती है, लंबाई के हिसाब से काट के आपको देता रहता है, जितनी आपको आवश्यकता शर्ट बनवाने में होती है या पैंट बनवाने में। 30 मीटर उसके पास एक थान है, 30 मीटर कपड़ों का, उसने 225 सेंटीमीटर माप की, मतलब आपको आवश्यकता 225 सेंटीमीटर कपड़े की थी। 225 के हिसाब से आपने 12 टुकड़े निकलवा लिए, 12 टुकड़े निकलवा लिए। इसका मतलब आपने कितना, क्योंकि ये देखो ध्यान से सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आप निकलवाएंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24 से 30, 12 दूना 24, 24 3 27, 2700 सेंटीमीटर आपने कपड़ा निकलवा लिया। इतना कपड़ा निकल गया, बिक गया, ठीक है, बेच दिया गया। अभी अपने पास जो मूल लंबाई हो 30 मीटर है और हमने बेचा कितना है? 2700 सेंटीमीटर बेचा है। तो इसने पूछा कितना भाग शेष है, कितना भाग शेष है या कितना भाग बिका, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। पहले तो आप जान लो कि ये हमारे पास मीटर है और ये क्या है भाई? सेंटीमीटर है। हम सबको ये जानकारी तो है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ 30 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर। ये अपने पास टोटल लेंथ है कपड़े की, ये टोटल लेंथ है। इसमें से 2700 मीटर सेंटीमीटर बिक गया है। तो जो बिका है, अगर हम बिका भाग सोच रहे हैं, जैसे मान लो ये भी पूछ सकता था बिका भाग क्या है, 2700 बिका है, ठीक है, और 3000 टोटल था अपने पास। 3000 से 2700 बिक गया। जैसे मान लो आपके पास 5 सामान है और 3 बांट दिया आपने, तो कितना भाग बांट दिया? 5 में से 3 बांट दिया, मतलब 3 भाग निकल गया 5 से। बचा कितना? 2 भाग बचा है 5 का।
तो आप इसको काटे तो कितना होगा, 3 9 27, 3 धाम में 30, अर्थात 9/10 भाग। एक तरह से कह सकते हैं अगर टोटल 10 मीटर अपने पास है या 10 भाग है तो उसका 9 भाग तो बिक गया है, 90% बिक गया है, 90% बिका, ये तो बिका भाग है। अब शेष बता दे कितना है, 10 में से 9 निकल गया तो कितना भाग बचा, 1 भाग, कितने का, 10 का। तो टोटल से 10 में से 1 भाग अभी बचा हुआ है, 10% बचा हुआ है। राइट सोल्यूशन ये आपका 1/10। यहाँ पर परसेंटेज भी पूछ सकता है, कितना परसेंट अभी बचा हुआ है, कितना भाग शेष बचता है, तो 10% शेष बचता है या 1/10 भाग आपका शेष बचता है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आप में से अक्सर लोग का उत्तर भी आया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए चेक करिए अगले प्रश्न को। 5वां नंबर आता है सरलीकरण का। देखिए सरलीकरण का उपयोग आपकी परीक्षाओं में बहुत होता है। आप सिंप्लीफिकेशन के अच्छे स्तरीय और वैरायटीज आप क्वेश्चंस आप देखते हैं, तो आप देखिए एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बॉडमास का सिंपल उपयोग है। तो बॉडमास में कुछ बातें आपको तय रखनी है, BODMAS, बी मतलब ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक, कोष्ठक में भी ध्यान देना है हम लोग को। सबसे पहले बार होता है, फिर छोटा होता है, मझला होता है, बड़ा होता है, और कोष्ठक तोड़ा जाता है। कहते नहीं सबसे पहले कोष्ठक तोड़ दो, बस तोड़ना उसको जो है हथौड़ी और डंडे से मत तोड़ देना, उसको तोड़ना तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करना। और कैलकुलेशन पर जब जानते हैं तो कैलकुलेशंस के देखिए सिंबल समझिए, ओ मतलब आप मतलब का सेंस होता है गुणा। जैसे आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आप जहां भी कहीं लगा है तो मान लीजिएगा कि हम उस नंबर का पहले मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, भले ही भाग लगाओ पहले बीच में कहीं पे। इसके बाद आता है डी मतलब भाग। यही बहुत बड़ा डाउट होता है लोग को, आप और भाग में, ठीक है, मतलब गुणा और भाग में, क्योंकि अगला भी टर्म देखो यम है जो गुणा ही है, मतलब अगला प्रोसेस गुणे का है। ए मतलब जोड़ है, एडिशन है, और यस मतलब घटाव है, सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से चीजें हैं आपके पास, ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसी को अप्लाई करिए जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है। ब्रैकेट ही सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा है, यहाँ पर आप लगा है। इस ब्रैकेट में भी चलते हैं तो सबसे पहले गुणा ही करोगे आप, 20 होगा, और 25 से 20 निकालेंगे अगर, 25 से 20 तो भैया 5 आएगा। कितना आया, 5 साल होकर। 5 का गुणा पहले 3 में करो तो 15 होगा, 15 को जोड़ेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा बताए, 20 होगा। और 20 को फाइनली 78 से घटा दें, 78 से घटाते ही 20 को कितना हो जाएगा आपका 58। राइट सोल्यूशन 58 होगा, जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, 58 करेक्शन है। आप सब लोग अच्छे से देख लीजिए, पॉइंट कर लीजिएगा। मतलब मुझे पता है कि मैक्सिमम आप सभी का उत्तर करेक्ट है, और अब दिख भी रहा है, कमेंट भी बताता है क्या चीजें सही हैं, करेक्ट हैं, और आप लोग अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आइए, अब मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही हैं, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। 6ठा नंबर देखिएगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से प्रत्येक ने इसका सोल्यूशन किया है, और अगर किया है तो उत्तर आप दीजिए। थोड़ा सा डाउट देता है ऐसा प्रश्न साधारण ब्याज के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसकी तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप की दुगुनी हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो ये बढ़िया से, जैसे हम कभी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे सामने ऑफर आता है कि तुम लगाए रहो ऐसे पैसा, और यह कुछ दिनों के बाद 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितना आप निवेश करते हो जस्ट उतना 4 टाइम्स। जैसे आप 100 रुपए लगाएं तो 200 हो जाए तो डबल हो गया, 300 लगाएं तो 300 हो गया तो ट्रिपल हो गया। इस प्रकार से जो आपका पैसा, जैसे आप 1 रुपया लगाएं 3 रुपए हो जाए ट्रिपल हो गया, 5 रुपए लगाएं तो 5 गुना हो गया, यही स्थिति है। लेकिन इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? अगर हम ब्याज की बात कभी भी करेंगे, चाहे जिस प्रकार की ब्याज की करें, साधारण करें, चक्रवृद्धि करें, जो भी करें, 2 ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो दर, ठीक है, जो R% होती है, और दूसरा समय। ठीक है, सारे ब्याज की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोग के पास होती है। हम कभी इन्हीं दोनों लोग को मर्ज कर देना तो यही ब्याज होता है। जैसे हम कहते हैं जनरली, आपको भी मैंने कभी पढ़ाया तो यही बोला हूं कि जो वृद्धि है, वृद्धि बेसिकली ब्याज ही है, बस उस वृद्धि में अगर हम समय इन्वॉल्व कर देते हैं तो जाकर के ब्याज बनता है। नॉर्मली वृद्धि लाभ क्रिएट करता है, नॉर्मली वृद्धि इंप्रूवमेंट बताता है, लेकिन अगर वृद्धि समय के साथ पर एनम जैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे आप दर देखेंगे कहीं पर बैंक के जो है रेट में, तो उसमें पर एनम लिखा रहता है, प्रतिवर्ष, अर्थात समय इन्वॉल्व है दर के साथ, तो उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप की दुगुनी हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। पहले ऐसे समझिए, आपका प्रिंसिपल है, हो जाना और बढ़ना 2 अलग अलग बातें होती है। जैसे कोई कहे 2 गुना बढ़ जाना, तो 2 गुना बढ़ने का मतलब है जितना अगर 100 रुपए है ना तो 200 बढ़ेगा 300 होगा, या 2 गुना हो जाना मतलब 100 से सीधा 200 हो जाना। ये बात आप समझिएगा, ये भी कनेक्टेड पॉइंट है। आपका एक पैसा था, पैसा आपका एक अमाउंट बन गया,
कितना हो गया बताइए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, अर्थात 1 रुपए से कितना हो जाता है, 2 रुपए हो जाता है। और इस तक होने के लिए कितना समय लगा बताइए, 8 वर्ष लगा है। 8 वर्ष में कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हुआ है। अब आप एक बात बताओ, 1 से कोई चीज 2 होगा तो उसको कैसे होगा, कितने इंक्रीज के बाद होगा, आप बताइए कनेक्ट करके। 1 बढ़ने के बाद 2 होगा, 1 में जब 1 बढ़ेगा तो 2 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है पता है, ये वैल्यू ही ब्याज है, यह वैल्यू ही ब्याज है। इसका सेंस हमें समझ में आ रहा है कि 8 वर्षों में हमें इस 1 रुपए को जमा करने पर 1 रुपए मतलब उसके बराबर ब्याज मिल रहा है। जैसे कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कितने वर्षों में वह धनराशि अपने बराबर ब्याज दी है, अपने बराबर मतलब जितना जमा की गई थी उतना ही ब्याज दिया है, और यह 2 हो गया था। बट आपसे जैसे प्रश्न पूछा था, भाई देखो अपनी डिमांड कुछ और है, अपनी डिमांड ये है, पढ़िएगा, कह रहा कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वह धन कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। 1 से क्या हो जाए, 4 हो जाए। जब 1 से 4 होगी तो बोलो कितने का इंक्रीज है, 3 का इंक्रीज है। कितने का, 3 का इंक्रीज है। हमसे कहा गया कि 1 का इंक्रीज कितने सालों में है, 8 साल में। 1 बढ़ रहा है 8 साल में, तो 3 बढ़ेगा कितने साल में, आप खुद ही बताइए। बहुत लोग 32 लगाएंगे, मैं श्योर कर रहा हूं। 3 अठे 24 साल में, ठीक है। 8 बढ़ा है 1 साल में, 8 बढ़ा 1 साल में, ऐसे 8 8 8 3 बार बढ़ेगा तब जाकर यह 4 गुना होगा, ठीक है। 4 गुना होगा। 3 बढ़ने के लिए कितने साल लगेंगे, 24 साल लगेगा। 8 त्रिक 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 32 बहुत सारे लोग लगाएंगे जो गलत हो जाएगा, मुझे लगता है कि लगाया भी था आपने, ठीक है। सही कर देना, ईमानदारी से हमें बता देना। तो फिलहाल इस प्रश्न छठे का सही उत्तर क्या है, छठे का सही उत्तर 24 है। तो 24 आप लोग नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन 7वां देखिएगा, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए रुपए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। ये आपका साधारण ब्याज नहीं है, आपकी बार चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ गई है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वही है जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत में सतत वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। यहां पर जैसे साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले साल जितना बढ़ा दूसरे साल भी उतना ही बढ़ेगा, तीसरे साल चौथे साल उतना ही बढ़ता जाएगा। चक्रवृद्धि में चीजें बदल जाती हैं, जैसे पहले साल जितना बढ़ेगा तो धन आपका परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपने 1000 जमा किया था, 10% के हिसाब से 100 बढ़ा, तो अगली बार जो है ब्याज अभी 1100 पे कंसीडर होगा, ना कि 1000 पे। अगली बार उस पर जो बढ़कर आएगा उस पर कंसीडर होगा, तो इसी को सतत प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है, एक प्रिंसिपल दिया है जो 2100 रुपए है, मूलधन जिसको कह रहे हैं। ब्याज की दर दिया है 10% पर एनम दिया है, प्रतिवर्ष दिया है, और समय दे रखा है 2 वर्ष। प्रश्न बहुत आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से प्रश्न बहुत आसान है, सूत्र लगते हैं या कुछ बातें हमने ऐसे जनरल आपको बताई होगी क्लास में, या नहीं पढ़ा हो तो आप जान लीजिए क्या प्रोसीजर होता है। एक तो जैसे अगर हम फार्मूला अमाउंट के फॉर्म में लगाएं तो P1 + R/100 टू द पावर n, इस पर जाकर अमाउंट निकालिए, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दीजिए तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, क्योंकि यह सतत प्रक्रिया पर जा रहा है, करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो 10% को लीजिए, जिसको लिखिए 1/10 ना, भिन्न में लिखिए 10/100, 1/10 कहिए। ए प्रिंसिपल है, ए अमाउंट है, बातों को समझिएगा। अपना ये पैसा 10 में 1 बढ़कर क्या हो रहा है, 11 हो रहा है पहली बार। दूसरे साल चलिए तो फिर कह रहे हैं कि अगर हम 10 हैं तो फिर 1 बढ़कर 11 होंगे। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अगर हम 100 हैं मूलधन में तो हम जुड़ करके 121 हो जाएंगे। 100 क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इसका मतलब अपना मूलधन यदि 100 है प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमको 121 का प्राप्त होगा। तो ब्याज बताओ कितने का प्राप्त होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ब्याज अगर निकालेंगे तो 121 में से 100 घटा दें तो 21 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। अब इस 100 का मान हमको दिया है कितना बताएं, 2100 दिया है। आपको निकालना किसका मान है, ब्याज का, ना कि अमाउंट का, ठीक है। तो ब्याज कितना है, 21। ये 0 0 खत्म हुआ, 21 का 21 से गुणा 441 होगा, ये आपका ब्याज होगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन इस समय बी ऑप्शन है, 441 कनेक्टेड करेक्ट आंसर है। 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 441 है, आप लोग पॉइंट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। 441 करेक्ट आंसर आपका बनकर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आइए। एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3.5 घंटे का वक्त लगता है। 3.5 है, 3 सही 1/2 घंटे। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, डाउन कर लेता है अपनी स्पीड को, तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कुल कितना मिनट अधिक लगेगा, कितना मिनट ज्यादा लगेगा। मतलब ये ऐसी स्थिति है कि एक डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी एक दूरी है। इस दूरी को एक व्यक्ति कवर करने की कोशिश करता है। पहले तो ध्यान दो यह दूरी है कितनी, यह दूरी है 140 किलोमीटर। एक व्यक्ति ने एक जनरल स्पीड से इसको तय करने की कोशिश किया और उसको 3.5 घंटे का वक्त लगा है।
इतने घंटे का वक्त लगा है वह उस दूरी को तय कर पाया है। इसका मतलब उसकी अपनी एक सर्टेन स्पीड थी, जो जनरली आप सब जानते हैं कि स्पीड अर्थात चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे समय होता है। ये सबको आइडिया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होता है। हम यहां से चाहें तो इस स्पीड को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताइए? दूरी 140 है, दिख रहा है आपको, और समय 3.5 है, 3.5 है। तो अगर हम लिख दें यहाँ पर 140 बटे 3.5, तो इसकी चाल हमको कनेक्ट कर जाएगी, पता चल जाएगी कितनी होगी। और आप बता भी सकते हैं, दशमलव हटा शून्य, 35 डिवाइड कर दें, 4 बार गया 4 0, अर्थात चाल आपकी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, इसी दूरी को फिर तय करना है, सेम उसी डिस्टेंस को फिर तय करना है। लेकिन अब की बार, जैसे इसने पहले कहा कि अगर चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो अब हमें उसी दूरी को तय करने में कितने ज्यादा समय का उपयोग करना होगा, कितना समय ज्यादा लगेगा। पहले मेरा ये कहना है कि इस स्थिति में देखो, दोनों कंडीशंस में दूरियां तो बराबर रहेंगी ना, मतलब डिस्टेंस अगर सेम है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर एक रूल, S1 T1 चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे S2 T2 चाल गुणे समय, क्योंकि दूरी तो बराबर ही दोनों परिस्थितियों में। हमने कहा कि पहली बार हम क्या करते थे, जब मेरी चाल 40 थी तो हम एक दूरी को 3.5 घंटे में तय करते थे। जब ये देखो, यह दूरी थी, इतने घंटे समय लगता था, तो चाल कितनी थी, 40 थी, 3.5 घंटे का वक्त लगता था। अब इसने कहा चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, मतलब 35 हो गई। अब बताओ पहले समय लगेगा कितना, फिर हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। समय हमने लिखा t, दशमलव अगर इसका हटेगा तो एक 0 यहीं पर आकर खुद ही लग जाएगा, 10 से चाहे गुणा कर दो, 35 से कट गया, ये 10 चौके 40 हो गया, तो 4 घंटे का भी वक्त लगेगा, 4 घंटे का। पहले कितना लगता था, 3.5 घंटे का। ठीक है, 3.5 घंटे का क्या फर्क है, 0.5 आर का फर्क है, आधे घंटे का फर्क है। क्या है बताइए, आधे घंटे का फर्क है। आधे घंटे को अगर हम मिनट में लिखें, देखो इसने प्रश्न हमसे कहा भी है मिनट में, तो मिनट में लिखे तो आप सबको पता है कि 1/2 गुणे आपको क्या करना होगा, 60, अर्थात 30 मिनट का टोटल टाइम लगेगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो आपको आधे घंटे में 30 मिनट का टोटल वक्त दिखता है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 8वां क्वेश्चन आपको 30 मिनट का करेक्ट आंसर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए 9वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। मैं आपको श्योर कर रहा हूं आज के ट्रेडिशन में समांतर श्रेणी किसी भी परीक्षा में पूछ लेगा। ठीक है, और इसका उपयोग यही नहीं है, बहुत जगह है। आपको एक सीक्वेंस दिया है 7, 14, 21, देखने से समझ में आ रहा होगा 7 का पहाड़ा है। 7 का पहाड़ा ऐसे बढ़ता जा रहा है, 7 का पहाड़ा ये ना, मल्टीपल ऑफ 7, जिसका उत्तर आया बताया हमें। कह रहा है कितने पदों का जोड़ 952 है। ध्यान देना, कोई भी अगर एक टेबल हो, कोई भी एक ऐसा पैटर्न हो जिसमें पदों का डिफरेंस आपको सेम दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं, 7 है प्लस 7 है प्लस 7 है, ऐसे बढ़ता चला गया, तो इस श्रेणी को ही एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर कहीं लिखा नहीं रहेगा, लेकिन हम जान जाएंगे कि यह समांतर श्रेणी है। अगर कोई समांतर श्रेणी है, समांतर शब्द ही लिखा है, समान अंतर, मतलब ऐसा जिसमें पदों का अंतर बराबर हो, वही समांतर है। ठीक है, अब अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इस तरह की श्रेणी के पदों का जो पद आपके पास है, जैसे अभी इसमें देखो 1 पद है, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे बहुत सारे पद हैं। उसने कहा कितने पद ऐसे ले लूं कि जोड़ 952 हो जाए। तो इसका एक नियम आप जान लो कि सबसे पहले इनके n पदों का योग का रूल क्या होता है। n पदों का योग क्या होता है, SN लिखा जाता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब, अब सबकी हम वैल्यू पहले बता दें। हमसे कहा जाए n पदों का योग, अभी हमको n तो पता ही नहीं है। n मतलब पदों की संख्या, a मतलब पहला पद, ये क्या है, पहला पद, ये पहला पद है, और d जो है समान अंतर है। ठीक है, समान अंतर है, जो का सार्वंतर जिसको कहते हैं, n ही हमको डिसाइड करना था। तो इसकी जगह आप लिख दो 952, इसकी जगह n नहीं पता, n/2 कर दें, 2 इंटू a, इसका पहला पद क्या है, a 7 है, ये क्या है, 7 है, प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, d भी आपका क्या है बताएं, 7 ही है, यही d है, यही d है, a भी 7 ही है। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसको उधर लेके चले जाएं, तो 952 गुणे कितना होगा, 2 बराबर n रहने देते हैं, और यह 7 दूना 14 है, प्लस 7n माइनस 7 है, करेक्ट है। तो आप अगर सोचो तो यह ऐसे रहने देते, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। n यहाँ पर 14 से 7 निकलेगा तो हो जाएगा 7n प्लस 7, ये होगा ना 7n प्लस 7। और अगर हम 7 बाहर कर लें इससे, तो पहले तो ऊपर वाला 952 गुणे 2 ही रहेगा, 952 गुणे 2। 7 बाहर कर दें तो 7n और n प्लस 1, n 7 निकाला तो n प्लस 7 से काटो, 7 1 के 7 हुआ,
2 5 7 तरीके 21 7 छंगे 42, तो कितना हो गया 136 गुणे 2 272 होगा ना। 272 बराबर n इंटू n प्लस 1। अगर इसको कोई प्रॉपर हल करने के नियम तो हैं, द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर प्लस n माइनस 272 द्विघात समीकरण जिसको हल करना आता है बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब ऐसे में जाओ, एक नंबर सोचो n, जो ऑप्शन ही होगा आपको वही पदों की संख्या बनेगी, उसको उसके सक्सीजर से, उसके आने वाली संख्या जो आगे क्रम में आती है उससे गुणा करो और 272 आए। तो मान लो अगर हम पहली संख्या 16 रखेंगे तो 16 गुणे 17 करना होगा। 16 गुणे 17 7 छंगे 42, अंत में 2 आ रहा है, बिल्कुल जा सकते हैं ऑप्शन पर। और अगर हम 17 रखते तो 17 8 7 56, अगली संख्या 18 होती ना तो नहीं आता। 18 रखते तो 18 के बाद 19 आता, 9 8 72, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। 19 के बाद 20 आएगा तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसको गुणा करके देखें, इतना गुणा तो आता ही सबको। 16 7 112 की 2 हासिल 11, 16 1 16 11 27, 272 आ रहा है, जिसका मतलब पदों की संख्या कितनी है 16 है। कुल 16 पद थे जिनके जोड़ आपका 952 प्राप्त हो रहा है। तो राइट सोल्यूशन अगर आपने किया था 9वें क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर कितना होगा बताएं, 16 होगा। पहला ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनेगा। आप लोग उतार लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए, ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। जो किया है प्लीज बताओ आंसर क्या होगा। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, कोई एक नंबर है n, इसको किसी एक डिवीजर a से भाग किया गया तो 2 चीजें प्राप्त होती हैं। ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो कोई एक संख्या है n, इसको किसी एक डिवीजर a से प्राप्त भाग करो, मान लो b बार गया और शेषफल r बचा। तो सबको पता है इसका प्रोसेस पैटर्न क्या होता है, n इज इक्वल टू मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ab प्लस r होता है, n बराबर ab प्लस r होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दिस इज राइट नाउ, दिस इज द गिवन नंबर, या संख्या हो जाती है जो इसको भाज्य कहते हैं, जिसको भाग दिया जाता है। अब प्रश्न पढ़िए, किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा जब विभाजित किया तो शेषफल जो है 24 बचता है, रिमाइंडर क्या है 24 है। मैं आपको एक जानकारी बता दूं, लेकिन प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए फिर जानकारी भी देता हूं, सारी चीजें कनेक्ट करेगी। और उत्तर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का जो आंसर आ रहा है। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, जब उसी संख्या के डबल को दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है पता है 15। अभी हमको कोई जानकारी नहीं संख्या के बारे में, बस इतना पता है कि हम एक संख्या थी जिसको जब किसी भाजक अर्थात डिवीजर से भाग कर रहे थे तो शेषफल 24 आ रहा था। ऐसी स्थितियों में हम क्या करते, मैं आपको एक बात बता दूं, पैटर्न जान लो। कभी कोई एक भाज्य हो a, कोई भाज्य हो, हम a नहीं लेते हैं क्योंकि a ऊपर लिया है, हमने लिखा p। अगर हम उसको किसी q से भाग कर रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति में ध्यान देना, यदि p इज लेस देन q है, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो रिमाइंडर ऑलवेज बी p, मतलब वो छोटा ही शेषफल हो। जैसे कभी भी किसी छोटे को किसी बड़े से भाग करोगे तो छोटा नंबर ही शेषफल हो जाएगा। जैसे 3 को 5 से भाग करो, बाहर ही नहीं जाएगा, 3 ही शेषफल है। 10 को 15 से भाग करो, 10 ही शेषफल है। 7 को 10 से भाग करो, 7 ही शेषफल है। अगर 24 ही शेषफल है तो 24 को ही संख्या मान लेते हैं हम लोग, माना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर इसने हमसे कहा फिलहाल आप चाहो तो नंबर एक्सप्लेन कर लो इसके फॉर्मेट में। अगर हम सब कुछ वही ले लें, केवल रिमाइंडर की जगह 24 कर दें, यही तो लिखा है ना, तो बाकी चीजें देखिए ऐसे हो जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद ही कंफर्म कर दें, a इंटू बी प्लस 24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये संख्या हो गई। अब इसने कहा संख्या के डबल, अगर हम इसका डबल कर दे 2n हो गया, तो 2n बराबर 2ab प्लस 24 दूना 48। कह रहा उसी संख्या से भाग करो, उसी संख्या मतलब जिससे भाग दिया था, किससे दिया था बताओ, a से दिया था, a से भाग कर दें। a से जब आप इसको भाग करेंगे, देखिए 2 पद हो गए कि नहीं हो गए। और उसने कहा उस कंडीशन में शेषफल 15 आए। शेषफल कितना है, 15 आए। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, a से अगर हम इसको भाग करें, अभी हम एकदम शार्ट में भी बता देंगे, कंफर्म हो जाएगा। a से जब आप इसको भाग करें, क्योंकि एक गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ तो शेषफल 0 होगा। अब जब इसको भाग करो और शेषफल 15 बोल रहा है, रिमाइंडर 15, तो 15 तभी शेषफल होगा जब आप इससे 15 घटा दें। मतलब यहाँ पर 15 घटाइए, इससे 15 घटाते हैं 33 होगा। इसका मतलब आपका जो भाज्य है, जो आपका भाज्य है या सॉरी भाजक है, वो आपका 33 है। वह संख्या जो आपका भाजक है 33 है। कैसे, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट बता सकता था। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो आप अगर शुरू से ही, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते थे कि अगर हम 24 था, 24 का डबल 48 को भाग दे रहे हैं और शेषफल 15 आ रहा है, तो 15 इसी से घटा देते तो आपका उत्तर 33 हो जाता।
33 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर इसको हम डायरेक्ट भी देखो ऐसे करके बताएं, 24 था, देखो एकदम ट्रेडिशनल जाइए, ऑप्शन से भी लोग जा सकते थे। 24 क्यों सोच रहे हैं, 24 ही शेषफल है ना भाजक से। अगर हम भाजक को ऑप्शन के हिसाब से लेकर चलते, क्योंकि 24 शेषफल है तो 24 को संख्या मान लो और 24 से बड़े नंबर उठाओ, छोटे बिल्कुल मत उठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये दोनों ही हम लेके जाते भी, इसको ले सोचते भी नहीं हम। तो 24 को संख्या मानिए, 33 से भाग करिए, क्योंकि 24 33 से छोटा है तो रिमाइंडर तो 24 हुआ, कंफर्म। अब 24 का डबल करें तो कितना होगा, 48। उसको अगर हम 33 से भाग करेंगे तो 33 के 33 15 48, रिमाइंडर देखो 15 हुआ कि नहीं। तो राइट सोल्यूशन आपका 33 है। तो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते थे, फिलहाल थोड़ा सा समझ करके हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आया था 33 आप लोग का? अगर आया है तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बढ़िया है अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 11 नंबर। रवि ने दो वस्तुएं, यहां पर एक शब्द होना चाहिए प्रत्येक को, आपने किया होगा, थोड़ी डाउट आई होगी। प्रत्येक को 1500 में खरीदा, मतलब दोनों सामान को उसने 1500 में खरीदा। पहले को भी 1500 में खरीदा, दूसरे को भी 1500 में खरीदा, मतलब ये CP1 है और ये CP2 है, मतलब उसने दो सामान खरीदा, एक पहला भी 1500 में, दूसरा भी 1500 में। पहली वस्तु को उसने 6% के लाभ पर बेचा, 6% का लाभ लिया। दूसरी वस्तु पर उसने 4% की हानि ली, 4% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब कुल फायदा या नुकसान कितने का हुआ। आप अगर ट्रेडिशनल जाना चाहते हो तो कोई नहीं, आपके पास क्रय मूल्य है, आपके पास लाभ का परसेंटेज है, आप विक्रय मूल्य निकाल दो। आपके पास क्रय मूल्य है, आपके पास हानि का परसेंट है, आप विक्रय मूल्य निकाल दो। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ लो, दोनों क्रय मूल्य जोड़ लो, ओवरऑल तो पता ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं जाना है, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, नोट कर लें उसको। क्या, यदि CP1 बराबर CP2 है, मतलब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य यदि बराबर हैं, ठीक है, दोनों के क्रय मूल्य बराबर हैं, तो नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है पता है, +-X +-Y डिवाइड बाई 2, ये होता है परसेंट, एवरेज हो जाता है। इसमें भी ध्यान देना, +-XY क्या है, ध्यान दो। ये जैसे भाई अगर दो वस्तुएं हमको समान दाम पे खरीदती दिख रही हैं और एक को अगर हम कुछ परसेंट के फायदे पर बेच रहे हैं, दूसरे को भी कुछ परसेंट के फायदे पर बेच रहे हैं, या एक को हम कुछ परसेंट के फायदे पर, दूसरे को कुछ परसेंट की हानि पर बेच रहे हैं, या दोनों को कुछ परसेंट की हानि पर बेच रहे हैं, तो ओवरऑल जो होता है नेट, मतलब एग्जैक्ट जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है वो रेशियो बनता है दोनों का। और वह रेशियो क्या होगा, इसमें एक प्रकार से एवरेज ही होता है टोटल नेट इवैल्यूएशन का। मतलब हमको ये पता करना हो कि कुल पर कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमें एवरेज ही निकालना होता है। जैसे आपने देखा कि आपको 6% का लाभ दिख रहा था पहले सेल पर और 4% की हानि दिख रही थी दूसरे सेल पर, दोनों वस्तुएं समान दाम पर खरीदी गई थी। इसका मतलब हमेशा और हमेशा नेट जो इवैल्यूएशन होगा वो एवरेज ही होगा। मैंने वही करने के लिए फार्मूला लिखा है कि x +-X, और प्लस क्यों माइनस क्यों भी ध्यान दीजिए। प्लस हमेशा लाभ को दिखाएगा, प्लस हमेशा किसको दिखाएगा, लाभ को, और माइनस हमेशा हानि को दिखाएगा। जैसे 6% का लाभ है तो मैं +6 लिखूंगा, ध्यान दीजिए ब्रैकेट कर दिया। बीच में हमेशा प्लस रहेगा, एवरेज का मतलब दोनों डेटा जोड़े जाते हैं। 4% की हानि है तो -4 लिखूंगा, बटे 2 करूंगा। अब ये जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 से 4 2 घटेगा, और 2 घटकर क्या आएगा ये भी सोचिए। जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। 6 से 4 निकलेगा तो +2 आएगा, 2/2, अर्थात 1% आएगा और 1% का लाभ होगा। देखो दोनों डेटा दिया है, हानि भी दिया है, लाभ भी दिया है। अब आप किसको लगाओगे, 1% लाभ को। यही थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं लोग तो 1% हानि ऊपर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते। यहाँ पर फिलहाल 1% का लाभ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन है। अगर आपने किया है तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। आई होप आपको समझ में बातें आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए मेरे साथ। एक समलंब है, समलंब को ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं। जान लीजिए ट्रेपीजियम क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में जो समांतर भुजाएं हैं, अगर मान लो x है और दूसरी y है और उनके बीच की लंबवत दूरी है, दूरी मतलब वह रेखा जो दोनों के बीच समकोण बना रही है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और यहाँ पर मान लो M है, M इस पर लंबवत बना रहा है, यस M इस पर लंबवत बना रहा है। लिखा है इसने PQ इज पैरेलल टू, पैरेलल मतलब देखो SR, पैरेलल मतलब समांतर, इन दोनों के बीच अंतर हमेशा समान हो। अब इसके लिए एक बात जान लो, क्योंकि प्रश्न में आवश्यकता साफ साफ देख रहे हैं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है,
तो क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिएगा, एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाएं x और क्या है y है, गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, जो उनके बीच की दूरी है, ये होता है इसका क्षेत्रफल, एरिया फाइंड करने का। करेक्ट है। प्रश्न पर जाइए। PQ समांतर यसार है, PQ तथा यसार का अनुपात, PQ तथा यसार का अनुपात 3:2 दिया है। PQ और यसार का अनुपात कितना दिया है बताएं, 3:2 दिया है। मतलब कहा जा रहा है अगर यह लेंथ 3 है तो भाई यह लेंथ 2 ही है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब यह लेंथ कितना दिया है, 12 दिया है। अब आपसे पूछा यसार मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भाई आपको क्या करना है, इस लेंथ को मानना है 3x और इसको मानना है 2x। जो सूत्र लिखा है उस सूत्र पर सारी चीजों को पुट कर दीजिए फार्मूले पर। आप में से देखिए उत्तर भी आपके आ रहे हैं, अच्छा है रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 480 है। एरिया 1/2 गुणे सम ऑफ द पैरेलल साइड, अगर हम 3x और 2x लिख दे तो 5x हो जाएगा, जोड़ दिया तो, गुणे उनके बीच की दूरी 12 है। 2 छंगे 12 होता है, 6 से इसको डिवाइड कर दे, 6 8 48 होगा, तो 5 से फिर भाग कर दे तो 16, x बराबर कितना हुआ 16। अब अगर x 16 है तो आपको पता है कि जैसे ये लेंथ किसको डिनोट कर रहा है, 3x PQ को, और यह किसको डिनोट कर रहा है, यसार को। तो यसार आपका कितना है बताएं, 2x है। आपसे यसार ही पूछा था, तो यसार बराबर 2 गुणे आप कर दो 16, 16 दूना कितना होगा 32। तो 32 सेंटीमीटर डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट सोल्यूशन है। 32 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन है। आप लोग 12वें क्वेश्चन का करेक्ट सम आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो संख्याओं का एलसीएम लासा दिया है, और लासा मासा का क्वेश्चन आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी उपयोगिता है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, हम लोगों ने कक्षा 5-6 से पढ़ना शुरू किया है लासा। एलसीएम दिया है 2604 और उनका एचसीएफ क्या दे रखा है बताओ, एचसीएफ दिया है 12। यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 है, पहली संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या हम लोगों से पूछा गया है। जैसे मान लो दूसरी संख्या को हम लिख देते हैं b है, तो b के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि व्हाट अबाउट द b। तो चलिए हम लोग आते हैं इस पैटर्न पर, इसके फार्मूले पर, तो हम लोग समझते हैं चीजों को। लासा क्या होती है, वह सबसे लीस्ट नंबर होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। सबसे छोटी संख्या दुनिया की जो कि प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटे, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। मासा क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है, लासा छोटा होकर के भी दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा या उससे ज्यादा होता है, मासा सबसे बड़ा होकर के भी दी गई संख्याओं में सबसे छोटा या उससे कम होता है। इसलिए संख्या अगर दो आपको दी गई हैं तो लासा कभी भी किसी संख्या से छोटी नहीं होती है और मासा कभी भी किसी संख्या से बड़ी नहीं होती है। लेकिन इसके जो नियम है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एक संख्या अगर आपके पास 84 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो एलसीएम कितना है 2604 है, गुणे एचसीएफ आपको पता है कितना है बताएं 12 है। एचसीएफ कितना है 12 है, तो 12 है, तो अब आप बी का मान निकालिए। तो 12 सत्ते कितना होता है 84, 7 से डिवाइड करें 7 त्रिक कितना होता है 21, 21 5 0, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14। तो बी का मान अर्थात सेकंड नंबर आपका 272 है। ये आपका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो संख्याएं, उनका उनमें से उनका लासा और मासा, और एक संख्या का अनुमान या वैल्यू दी हो, उस हिसाब से हमें सेकंड नंबर फाइंड करना। कभी कभी इसमें कुछ कंफ्यूजन आते हैं, वो कंफ्यूजन कब जब आएंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। 13वां क्वेश्चन आपके पास है, 372 राइट सोल्यूशन है, आप लोग उतार लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। हरी और हैरी, मतलब दो पर्सन है, एक पर्सन हरी है दूसरा हैरी है, कि आयु वर्षों में अनुपात 5:7 है। उनका जो रेशियो दिया है एज का, वो क्या दिया है 5:7। एक हरी है, हरी, एक हैरी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एज रिलेशन के ऐसे प्रश्न, एज रिलेशन के प्रश्न जो कि मतलब कई तरह के एज रिलेशन जो एवरेज बेस्ड भी होते हैं, तो बहुत तरीके के प्रश्न एज रिलेशन के आते हैं आयु संबंध के। लेकिन इसमें हमें कुछ बातें एकदम क्लियर जाननी चाहिए। आप आंसर कर दें अगर आपको उत्तर आया हो, प्रश्न सॉल्व किया हो आप लोगों ने। इसमें कुछ बातें जान लो कि आयु जो होती है, इसकी गणना जो होती है हमेशा वर्तमान से की जाती है। प्रेजेंट में आप क्या हो, आप पहले क्या थे, आप बाद में क्या हो जाएंगे, यही चीजें आपकी पूरी एज रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। जैसे इसमें लिखा है अभी क्या है, इनकी आयु में 5 और 7 का अनुपात है। मतलब वर्तमान अगर लिखा ना हो, लिखा नहीं देखिए, लेकिन हम मानेंगे वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में दोनों पर्सन की आयु का अनुपात 5 क्या है 7 है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा।
अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, तो उनकी वर्तमान उम्र बतानी है कितनी होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज उनकी क्या हो जाएगी ये आपको बताना है, हरी की और हैरी की। आपको सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आए तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं, इसमें हालांकि चेंजेस आते हैं, प्रश्न में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, ऑप्शन से भी इन प्रश्नों का सलूशन पॉसिबल है, बट अभी की कंडीशन में आप देखो कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, मेरी बात को बहुत ही पॉइंट करिएगा। ये प्रेजेंट रेशियो दिया है और ये 4 साल बाद का, मतलब एग्जैक्टली रेशियो में टाइम में कितने का गैप है, बोलो 4 साल का। रेशियो के गैप चेक करिए, क्या रेशियो में आपको सेम डिफरेंस दिख रहा है? 5 से 3 होना 2 घटना, 7 से 4 होना 3 घटना, सेम डिफरेंस नहीं है। तो यहां तो सेम डिफरेंस है ना, वर्तमान में हो और बाद में, मतलब 4 इसमें भी जुड़ा है 4 इसमें भी जुड़ा है, दोनों की उम्र में 4-4 जोड़ा गया है ना, तो रेशियो जाके 3-4 बना है। जब आयु में सेम गैप है तो रेशियो में सेम गैप आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा समझिएगा, 5 से 3 हुआ है, कितने का डिफरेंस है 2 का, 4 से 7, 7 से 4 हुआ 3 का गैप है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है 1, इसके साथ गुणा कर दो, ना भी करो चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है 2, इसके साथ गुणा कर दो, 2 से जब गुणा करेंगे 6 होगा, ये 8 होगा। अभी देखो तय हो गया क्या, 5 से 6 मतलब 1 का गैप, 7 से 8 1 का गैप, मतलब 1 का मान आपको एग्जैक्टली दिया है और 1 बराबर इसकी तुलना आप 4 से कर दो। 1 बराबर जब 4 है तो वर्तमान में दोनों की उम्र पूछा हम लोगों से, तो वर्तमान में इसकी वैल्यू 5 गुणे 4 कर दो, क्योंकि 5 का मान कितना हो जाएगा 20 और 7 का मान कितना हो जाएगा 35, तो 20 और 35 ये जाएगी जो कि आपको यहां पर दिया है। उनकी हमसे जैसे वर्तमान उम्र पूछा था तो यहां पर एक 20 है, सॉरी 35 नहीं होगा, 7 चौके 28 होगा, 7 चौके कितना होगा 28 होगा, तो 20 और 28 इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट सम है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपको अगर ऑप्शन से ही जाना था तो बहुत इजीली बता सकते थे। कैसे कहा, हरी और हैरी की आयु वर्षों में 5 और 7 के अनुपात में है, तो हरी की उम्र 5 से कटेगी, हैरी की 7 से कटेगी। 5 से इसमें 2 ही ऑप्शन कट रहे हैं, दोनों तो वैसे भी चले जाएंगे, पहला और डी खत्म हो गया। जैसे इसको लीजिए ए पहला 20 और अगले को कितना लिया 28, जैसे 5 से कटे अगला 7 से कटे, देखो 5 से कट रहा 7 से कट रहा 5 से कट रहा 7 से कट रहा है। अगर मान लो ये 7 से ना कटा होता तो इसको भी खत्म कर देते। फिलहाल अभी अगर 20 लिया अगले को 28 लिया, 4 साल बाद बोलो ये 24 होगा और ये कितना होगा 32 होगा, तो रेशियो क्या होगा 8 त्रिक 24 8 चौके 32, 3-4 का अनुपात होगा, मैच कर गया। तो ऐसे भी हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते थे, बी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन है, आपके कमेंट भी बता रहे और आपने एग्जैक्टली किया भी है, तो सोल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 15 नंबर, किसी वृत्ताकार बगीचे का व्यास, एक बगीचा है वृत्ताकार, इसका व्यास दिया 28 मीटर, एक वृत्ताकार बगीचा ऐसे है, इसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, सेंटर इसका है, इसकी रेडियस है, तो व्यास यहाँ पे डबल ऑफ रेडियस होता है, व्यास इसको कहते हैं। बगीचे का व्यास अगर 28 दिया है तो कंफर्म है कि डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस बोलो कितना होगा 14। इस बगीचे के अनुदिश, मतलब इसको शुरू करके ऐसे चलना, ये बगीचे के अनुदिश चलना होता है। 300 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की व्यय रुपए में क्या होगा, 300 रुपए होना चाहिए था, 300 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ अगर हमें लगाना है चारों तरफ ऐसे रस्सी खींच करके, तो उसका कुल खर्च कितना आएगा यदि पाई की जगह पर आपको 22/7 का उपयोग करना है। जब भी कोई ऐसा जैसे वृत्ताकार, जैसे आप क्रिकेट बाउंड्री देखे होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा होता है चारों तरफ। अब इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड को ही अगर मान लो लगाना है तो आपको कुल खर्च के लिए रेट देखना होगा कि कितने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की, या मीटर की दर से, नॉट स्क्वायर की दर से रेट आ रहा है, दर दिया गया है, उसी हिसाब से हमको टोटल खर्चे निकालने पड़ेंगे। अब खर्चे निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस लेंथ को तय करना है कि लेंथ है कितनी। यह लेंथ मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, या इसको हम सर्कमफियरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, सर्कमफियरेंस। ठीक है, वृत्त की परिधि हो गई, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr, परिधि मतलब 2πr। हम इससे हम पता चल जाएगा हमें कुल लेंथ है कितनी, तो आइए निकालते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे r, ये भैया टोटल लेंथ हो गई। r की जगह कितना पुट कर दें, r की जगह 14 पुट कर दें, ये आपकी टोटल लेंथ है इतने मीटर, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 300 रुपए प्रति मीटर है 1 मीटर का कॉस्ट। तो आपको टोटल कॉस्ट अगर निकालना है, टोटल कॉस्ट, तो क्या लिखेंगे पता है, 2 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 300 कर दो। ठीक है, 2 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 300 कर दें, 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14, 22 चौके 88 हो गया, 22 चौके 88 गुणे 300 कर दीजिए, 2 जीरो गए, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 26, 26,400।
26,400 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 15 नंबर आपका एग्जैक्टली सॉल्व होता है। ये सर्कल का क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस पर आधारित, पहिए का चक्कर, ऐसे बहुत तरीके के प्रश्न सर्कल से रिलेट करते हैं, जहां पर परिधि, क्षेत्रफल, इन सब पर हमारा प्रॉपर कमांड होना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन 26,400 राइट सोल्यूशन है, जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 15 हो गया। 16वें पर आइए। ट्रेन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिएगा। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी जो चलती है, तो आपको पता है कि रेलगाड़ी है, सपोज करो रेलगाड़ी की अपनी एक लेंथ होती है। जैसे इस रेलगाड़ी को सामान्य व्हीकल नहीं माना जाता है कि रेलगाड़ी चल रही है तो उसके लिए, मतलब दुनिया में देखो हर व्यक्ति अपने चार्टर प्लेन तक खरीद ले रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ी कोई खरीदा आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाना पड़ेगा। मतलब आप पहले रास्ता खरीद लो, तब उसके बाद फिर जो है आप क्या करो कि रेलगाड़ी भी खरीद लो। हाँ, आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत बड़ा, मतलब वो 25-30 किलोमीटर में फैला हो, और उसमें आप एक रेलगाड़ी लगा लो कि यहाँ से वहां तक जाना है, तो रेलगाड़ी हमारी चलती रहे, और रास्ता बिछवा लो ऐसे, तो रेलगाड़ी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, आप ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी का अपना ड्राइवर है, रेलगाड़ी का अपना गार्ड है, रेलगाड़ी की अपनी लेंथ है, लंबाई जिसको कहते हैं। रेलगाड़ी क्या कर रही है, जो 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर ले रही है। एक लंबा प्लेटफॉर्म है 50 मीटर, और इसको कितने समय में पार कर रही है? 14 सेकंड में। जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 10 ही सेकंड में पार कर लेती है। तो सिचुएशन पहले समझिए। जब रेलगाड़ी चलती है तो अपनी लंबाई को भी एक दूरी मानती है। जैसे कहीं एक कोई पोजीशन है, रेलगाड़ी यहां से गुजरी, तो मत सोचिएगा कि रेलगाड़ी जैसे ड्राइवर पार किया इसको पार मानते हैं। जब ये ड्राइवर निकलता निकलता यहां पहुंच गया, गार्ड जब इसको पार करेगा तो मानते हैं पार किया। ये होता है ना। तो कभी कोई रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे, ठीक है, खंभे को पार करे, तो उसमें खंभे की, व्यक्ति की, पेड़ की कोई चौड़ाई नहीं, लेंथ नहीं मानी जाती, उसकी ऊंचाई भले होती है। जबकि जब वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, खड़ी रेलगाड़ी को पार करे तो उसकी लंबाई भी जोड़ती है। अब यहां पर दो ही स्थिति दिया है। रेलगाड़ी ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार किया जो कि लेंथ कितना था? 50 मीटर, तो उसने कितना समय लगाया? 14 सेकंड। जबकि वह व्यक्ति को पार करी तो क्या करी? 10 सेकंड लगाई। रेलगाड़ी की क्या पूछा है? चाल। क्या कॉमन है इसमें? दो चीज। एक तो रेलगाड़ी की लंबाई कॉमन है, जब वह व्यक्ति को पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी। दूसरी चीज रेलगाड़ी की चाल। दो प्रकार से हम प्रश्न हल कर सकते हैं। पहले एक तरीका ट्रेडिशनली समझिए। हम रेलगाड़ी की चाल बनाने की कोशिश करते हैं। चाल बराबर क्या होता बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्टेंस, मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार करी थी, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई L है, L लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 है, जोड़ दिया। भाई जब प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, तो अपनी लंबाई में उसकी लंबाई जोड़ लेता है। कितना समय लगा? 14 सेकंड। जब उसने व्यक्ति को पार किया, किसने? केवल रेलगाड़ी। अब उसमें व्यक्ति की लेंथ नहीं है, तो उसे कितना समय लगा? 10। ये भी स्पीड है, क्योंकि यह दूरी है डिवाइड बाई टाइम है, दूरी है डिवाइड। तो अब यहाँ पर दोनों बराबर हो गई स्पीड। यहां से हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, 5 दूना 10, सॉरी 2 पंचे 10 होता है, 2 सते 14, 5L प्लस 250 बराबर 7L। L उधर जाएगा, 2L बराबर 250, L बराबर 125। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 125। अब क्या पता करना है? स्पीड। इस पे पुट कर दो लाके। स्पीड बराबर L डिवाइड बाई 10 कर दें। 125 बटे 10, 12.5। 12.5 ये क्या है लेकिन? मीटर पर सेकेंड, बट हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कभी अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो आपको क्या करना होगा पता है? 18/5 से गुणा करना होगा। 18/5 से तो बन जाएगा। तो आपके पास यही डेटा लीजिए, काहे इसको लेंगे फालतू में। 125/10 है, गुणे 18/5 कर दो। 5 से डिवाइड करे 25 बार गया। 5 पचे 25, 5 दूना 10 हुआ, 2 9 18, 9 पचे 45। 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कि राइट सोल्यूशन होगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम और दूसरे तरीके से हल करते तो शायद एक ही लाइन में उत्तर बता लेते। वो भी कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो उस रेलगाड़ी ने, जब उस रेलगाड़ी ने इस पुल प्लेटफॉर्म को पार किया था, तो उसे कितना समय लगा था? 14। उस समय रेलगाड़ी ने अपने को भी तो पार किया होगा और प्लेटफॉर्म को भी पार किया था, 14 सेकंड लगा था। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब उस रेलगाड़ी ने उस प्लेटफॉर्म को पार किया था तो 14 सेकंड लगा था। जब व्यक्ति को पार किया था 10 ही सेकंड लगा था। दोनों में कॉमन क्या था? उसकी लंबाई।
उसकी लंबाई यहां भी थी, यहां भी थी, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रही है, अपनी लंबाई को 10 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की अकेले लंबाई को वह 4 सेकंड में पार कर रही है। कितने? 4 सेकंड में। यही जो फर्क है, क्यों 4 सेकंड ज्यादा हो गया बताओ? क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना है। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी? 50। 50 बटे क्या कर दो? 4, क्योंकि ये मीटर है, समय है। ये 50 बटे 4 ही उसकी चाल हो गई, सीधा स्पीड आ गई। क्या हो गई? स्पीड। कुछ करना ही नहीं था, सीधा एक लाइन का उत्तर था। 50 बटे 4 स्पीड है, बटे मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो। 50 बटे 4 गुणे 18 बटे 5, 18 बटे 5। देखिए कितना हो जाएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1 सेकंड। हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस है, जैसे आपने देखा कि 4 सेकंड का फर्क है कि नहीं, 4 सेकंड का फर्क है। और 4 सेकंड का फर्क है, क्यों है? क्योंकि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 50 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो हमने लिखा कि 50 वो जो फर्क है और ये टाइम है, मतलब ये दूरी है, समय है, 50 बटे 4 हो गया। इसको आप चाहे तो 25 बटे 2 भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास आई यही तो स्पीड है, यही क्या है? स्पीड है। और अपने से इस प्रश्न में स्पीड ही पूछा है, तो ये मीटर है, सेकंड है। 50 मतलब चाहे तो आप इसको काट दो, 50 4 2 दूना 4 2 25, या 25 बटे 2 है, 25 बटे 2 है। और आप ये अगर मीटर पर सेकंड है तो 18 बटे 5 से करेंगे तभी तो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, आएगा ना। तो अभी देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25 होता है, 2 9 18, 9 5 45, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? इधर उधर जाने की करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा बता सकते थे। मतलब इतना लॉन्ग जो हमने किया है, इसको हम एक लाइन में ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। बस ध्यान देना कि 10 सेकंड तो उसको खुद को पार करने में लगता था, 14 उसको प्लेटफॉर्म को करने में लग रहा है। मतलब पहले खुद को किया होगा, 10 गया, फिर जो 4 एक्स्ट्रा लग रहा है प्लेटफॉर्म की वजह से लग रहा है। और प्लेटफॉर्म है कितना? 50। प्लेटफॉर्म है कितना? 50 मीटर। तो 50 और 4 सेकंड, 50 मीटर 4 सेकंड में। तो स्पीड क्या है? 50 बटे 4 है, क्या है? मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना, 18 बटे 5 से गुणा कर दो, उत्तर हो गया। ये हो गया 16। 17 पर आइए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सबकी जानकारी में है, आप सबको पता है। ए ने रुपए 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, एक व्यापार स्टार्ट किया। बी कुछ समय के बाद रुपए 37,500 के साथ उस पे शामिल होता है, 37,500 लेकर आता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है। बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था? एक बात दिमाग में रख लीजिए, किसी भी व्यापार में धन का बंटवारा उनके निवेश पर डिपेंड करता है। जो जिस हिसाब से वो लोग निवेश हम करेंगे उस हिसाब से हम अपने लाभ का भी अमाउंट प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे। तो हमारा लाभ हमारे निवेश पर निर्भर होता है, और हमारा निवेश 2 चीजों पर निर्भर होता है। एक तो हम कितना पैसा लगाए हैं, दूसरा हम कितने समय तक के लिए लगाए हैं, ये डिपेंडेंट होता है। पहला व्यक्ति ए है जो कि बिना किसी इंटरप्ट के 75,000 रुपए लेकर व्यापार में लगा, बेचारा पूरे साल भर काम किया। दूसरा आता है कुछ समय बाद, यहां ऐसे ब्लैंक जा रहा था, कुछ समय बाद आता है 37,500 रुपए लेकर, ऐसे ब्लैंक है भाई, ध्यान देना नहीं तो पता चले 1 लाख लगे आपको। 37,500 उत्तर दीजिए जिसका होगा वो। आता है, व्यापार में लगता है, काम करता है, साल भर के बाद उनके पैसे का बंटवारा होता है, 3:1 के अनुपात में वो पैसे बढ़ जाते हैं। अब आपसे यही कहा गया था बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, कितने महीने बाद व्यापार में आकर साझेदार बना था। इसका मतलब 2 तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। हम निवेश दरअसल देख करके ही लाभ निर्धारित हुआ है हमारा, तो निवेश किस पर डिपेंड करेगा? हमारा पैसा जो लगा है और हम कितने समय तक के लिए लगाए हैं, 2 चीजों पर। इसका हमको नहीं पता कितने समय तक के लिए लगाया है। अगर हमको कोई बता दे कि भैया इसने 8 ही महीने व्यापार किया था, इसका मतलब यह 4 महीने बाद आया था। इसने 10 ही महीने व्यापार किया था, इसका मतलब यह 2 महीने बाद आया था। जिसके भी हिसाब से चीजें कंफर्म होगी उसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा चलो n महीने तक व्यापार किया था, तो इसका निवेश ये हो गया, इसका निवेश ये हो गया। अब आप कंफर्म करो, पहली चीज 2 जीरो चला गया, रेशियो है ऐसे लिख लो चाहे तो, 750 गुणे 12 बटे 375 गुणे n बराबर कितना? 3:1, 3/1 है। आइए साल करते हैं इसको, कैसे किया जाएगा। 3 चौके 12 होता है, करेक्ट। 25 1 के 25, 25 पंचे 125, 25 या 75, 15 दूना 30, डायरेक्ट चला जाता 2 बार, 2 चौके 8, n बराबर 8 माह। इसका मतलब 8 माह तक व्यापार किया था, 8 माह तक व्यापार किया था, तो
तो अगर कोई सोचो साल भर में केवल 8 महीने ही आकर व्यापार अंत तक किया हो तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा? 12 माइनस 8। यहीं पर एक ऑप्शन 8 देते ना तो ज्यादा कंफ्यूजन होता, तो बहुत लोग 8 लगाते, नहीं तो भी बहुत सारे लोग तुक्के में 4 लगा दिए होंगे 8 देना चाहिए था एक ऑप्शन। चलो थोड़ा सा हम आसान कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगी। तो 8 महीने तक तो व्यापार किया था, 4 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ था। तो राइट सोल्यूशन यही बोला था, 4 महीने। कितने महीने बाद शामिल हुआ था? 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। 17 नंबर आपका राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है ए ऑप्शन, जो कि बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हुआ? ए ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, कुछ श्रमिक हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वो करते हैं काम को तो 60 दिनों में कार्य डन कर सकते हैं। आप और करा लो, 60 दिन लगेगा, काम पूरा हो जाएगा। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, मतलब श्रमिक बढ़ा दो, ज्यादा पर्सन बुला लो, तो उस काम को पूरा होने में केवल मतलब 10 दिन कम लग जाता है। जितना पहले लगता था उसकी तुलना में 10 दिन कम लगता है। श्रमिकों की असल संख्या, मतलब प्रारंभ में कितने टोटल मजदूर या श्रमिक थे। एक सूत्र होता है, सुना होगा आप लोगों ने, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1 बराबर M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। दरअसल जब भी कभी कोई समूह किसी कार्य के भाग को कुछ समय करके पूरा करते हैं, कुछ कमाते हैं, ऐसी स्थिति में दिस फार्मूला विल वर्क। वहां पर ऊपर क्या होगा? मैन पावर, जो आदमी है, समूह है उनका, और समय, दिन में, घंटे में, मिनट में, जो भी हो। नीचे कार्य का भाग, कितना भाग पूरा हुआ है, कितना कार्य के प्रति मजदूरी मिली है, नीचे रहता है। इस रिलेशन को अगर सही से अपनी जरूरत के हिसाब सेट कर लो तो प्रश्न हल हो जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि कुछ मजदूर थे, हमने कहा चलो n मजदूर थे, n मजदूर थे, किसी काम को 60 दिन में पूरा करते थे। लिख दिया ना, मजदूर थे, मैन पावर और टाइम। कह रहा मजदूरों की संख्या अगर 8 और बढ़ जाती है, n+8 हो जाती है, तो काम करने में अभी जो है समय 10 दिन कम लगता है, मतलब 85 दिन में काम पूरा होगा। वही काम है ना, दोनों काम की कंडीशंस को सेम रखा गया है। अब आपको सिंपल ये देखो, 10 पचे 50, 10 छंगे 60 कर सकते हैं। 6n हो गया, इधर 5n + 40 हो गया, तो यहां से इसको घटा दो, n बराबर 40। इसने पूछा है असल में, अर्थात प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी, बताओ? 40 थी। ऑप्शन नंबर डी था। आसान सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं आप में से सभी को चीजें समझ में भी आ गई होंगी। क्लियर है ना? हालांकि उत्तर आपके बता रहे हैं कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म रहे, जरूरी है जानना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द 18th। आइए बढ़ते हैं 19 पर। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, बेचता है तो 20% की क्या देता है? छूट देता है। उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है, 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है? मतलब एग्जैक्टली उसे कितने का फायदा है, कितने % का फायदा, कितने रुपए का फायदा हुआ है। एक दुकानदार वस्तु पर 20% की छूट देता है, इसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। दरअसल यह प्रक्रिया है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में क्या होता है कि कोई सामान पहले खरीदा जाता है, हाँ, उसका दाम निर्धारित प्रिंट किया जाता है, दुकानदार ऐसे करते हैं अक्सर, फिर उसको सेल करके बेचते हैं। जैसे आप जाओगे खरीदने तो छूट दी जाती है, लेकिन छूट से पहले उसने अपना काम कर लिया है, उसने वस्तु के दाम को बढ़ा के प्रिंट किया है, फिर आपको कम करके बेचेगा, फिर भी उसे फायदा होगा। दो ही चीजें इसमें होती हैं, एक तो दाम की वृद्धि, कितने की वृद्धि कर रहा है, दूसरा कितने की छूट दे रहा है, और फाइनली उसे कितने का फायदा हो रहा है। हम लोग इसको अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, कुछ और भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे एक पैटर्न तो ये है इसका, 20% की छूट। ध्यान देना, जब छूट की बात आएगी तो हमेशा 2 शब्द आएगा। छूट में अंकित मूल्य होता है और विक्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है और विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। फिर आता है लाभ। लाभ में भी 2 चीज होती है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के रिलेशन को बताता है कि खरीदा गया है, खरीद करके कुछ बढ़ा करके बेचा गया है। ऐसे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर विक्रय मूल्य दोनों में है तो विक्रय मूल्य को उठा के बीच में कर दिए। यहाँ क्रय मूल्य हमने कर दिया, यहाँ अंकित मूल्य। जबकि नियम देखो क्या होता है, पहले खरीदा जाता है, फिर बढ़ाया जाता है, फिर सेल किया जाता है छूट दे करके। लेकिन हम प्रेजेंट कैसे किया, थोड़ा सा रिवर्स, और उसी हिसाब से करेंगे तो अच्छा होगा। 20% की छूट है, आप 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कहने का अर्थ, अगर हमने 5 में खरीदा है, 1 कम करके हम 4 में बेच रहे हैं। लाभ का मतलब देखो, 60% का अर्थ क्या होता है, 60% मतलब 3/5। अर्थात अगर हमने कोई सामान 5 में खरीदा है तो 3 बढ़ाकर 8 में बेच रहे हैं। करेक्ट है।
अब आपको ऐसे में जो बीच में है ना उसको बराबर करना होगा। बीच में कौन है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 8 हो जाएगा, तो इस तरह भी करना होगा। मतलब नियम था, ये 5 होगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा। ठीक, मतलब स्थिति ये हो गई कि हमने कोई सामान 5 में खरीदा था और उसको ग्राहक को बताया 10, फिर बेचा मैंने उसको 8 में, 10 को छूट देकर के 8 में बेचा। यहां पर हमको इस प्रश्न में अंकित मूल्य कुछ भी कैलकुलेट करना हो आप इस नियम से जा सकते हो। ठीक, कुछ भी, जैसे कुछ भी का मतलब अंकित दे दे, क्रय मूल्य पूछ ले, लाभ पूछ ले, विक्रय मूल्य पूछ ले, कुछ भी अमाउंट में पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकता है, आप बता सकते हो। 10 का मान बोलो कितना दिया है, 600। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 5 का मान जस्ट आधा है उसका, ये देखो 60 पंचे 300, 300 होगा उसका क्रय मूल्य, 300 क्रय मूल्य है। लेकिन हम चाहेंगे तो इस प्रश्न को और आसान तरीके से कर सकते थे। हालांकि ये मेथड जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह कई लेवल के प्रश्नों को हल कर पाता है। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, कोई वस्तु अगर हमें 20% की छूट पर मिलती है तो 80 हो गई, 80 हो गई। 100 को बेस बना लो, 20% की छूट मतलब 80, 60% का लाभ मतलब 160, 160। ठीक है, इसका मान अपने को दिया है 600, इसका मान क्या होगा, देखिए हो गया, प्रश्न हल हो गया। ठीक है, ऐसे ओरल देखो एक लाइन में बता सकते थे। 80 1 के 80, 80 दूना 160, 2 से डिवाइड कर दो 300, 300 को 1 से गुणा कर दे 300। देखिए उत्तर आया कि नहीं आया। ओरल एक लाइन में बता सकते थे। 20% की छूट, 60% का लाभ, डायरेक्ट कर दो, दुगुने का रिलेशंस है तो 600 का आधा कर दीजिए, क्रय मूल्य आपका 300 हो गया। एग्जैक्टली आंसर बता सकते हो, 19 हो गया। 20 पर आइए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई बतानी है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर में ढाला जाता है। तो गोला समझ लो क्या है, ये है गोला। क्या है, गेंद है, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट की टेनिस बॉल हो या क्रिकेट की जो है लेदर बॉल हो। बेसिकली गोला पूरी धातु का है, कोई चीज का है, वो गोला है और इसकी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसको पिघलाया गया, ध्यान देना, कोई धातु की वस्तु हो अगर उसे पीट पीट कर पिघला कर कोई नई वस्तु बनाई जाएगी तो पहली चीज तो ध्यान दो, शेप भले बदलेगा, मतलब उसकी आकृति की बनावट भले बदल जाएगी, लेकिन उसका जो आयतन होगा, धातु की मात्रा होगी, वो एज इट इज रहेगी। इसको बेलन बना दिया। क्या बना दिया, बेलन। ऐसा बेलन बना दिया जिस बेलन की चीजें देखो क्या क्या कन्फर्म है। जिस बेलन की त्रिज्या आपकी 3 है, ठीक है, बट ऊंचाई हमको बतानी है, तो दोनों का आयतन कन्फर्म है तो सब क्लियर है। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला काम पाई पाई को खत्म कर दो। आर क्यूब मतलब इसकी त्रिज्या 9 है तो लिखिए 4/3 गुणे 9 का क्यूब बराबर, इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, आर स्क्वायर नहीं पता है, 3 है ना, 3 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा, गुणे एच कर दें, 1 9 खत्म हो जाएगा, 9 की पावर 2 हो जाएगा। 9 की पावर 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर जैसे आप देख पा रहे हैं 9 की पावर 3 है और 9 की पावर 1 है तो 9 की पावर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। तो 4/3 है गुणे 9 की पावर 2 मतलब 81 है। 3 से इसको डिवाइड करें 27, 27 गुणे 4 कर दें, 4 7 28, 4 दूना 8 2 10, 108, 108 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई होगी, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है 108 सेंटीमीटर। 20वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन करेक्ट सोल्यूशन 108 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ये प्रश्न आपके सारे के सारे अरिथमेटिक और एडवांस रिलेटेड कंप्लीट हो गए हैं। एक डीआई थी, डीआई भी आप अच्छे से देख लो। डीआई क्या थी, ध्यान दीजिएगा। दिया गया पाई चार्ट 2004-5 के अंतराल में, 2004-5 के अंतराल में विभिन्न मदों में विदेशी मुद्रा अर्जन करने को प्रदर्शित करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए ध्यान से कैसे करते हैं समझिएगा। ये आपके पास कभी भी कोई पाई चार्ट है तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक सर्कल पर किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली मतलब डिग्री का उपयोग करके प्रेजेंट करना। जैसे हम किसी भी वैल्यू को परसेंटेज के आधार पे 100 मानते हैं, ठीक है, 100 मानते हैं, उसी चीज को अगर हम सर्कल के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे 360 डिग्री होगा। अब जैसे मान लो कोई चीज 50% है ना, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हम किसी भी डेटा को परसेंटेज में बनाते हैं उसी तरह से हम डिग्री में भी कन्वर्ट करके सर्कल में पूरे 360 का प्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि एक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन विदेशी मुद्रा का अर्जन है
जो एक चार्ट पे प्रदर्शित किया गया है कि चीनी 90 डिग्री से दिखाई गई है, इंजीनियरिंग सामान 120 डिग्री से, चाय 150 डिग्री, ठीक है, 150 करोड़ है, इसका डेटा दिया है। बाकी अन्य 30 डिग्री है, आईटी इतना है, कपड़े इतने हैं, चमड़ा इतना, इस प्रकार से दिया गया है। कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी? ठीक है, आइए देखते हैं। चीनी क्षेत्र ए है के बराबर जो आपका विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो आईटी है, आईटी कितना है? 15 है। आईटी कितना है? 15 है। 15 से अगर उसे 90 होना है, मतलब चीनी के बराबर होना है, तो बोलो कितना जोड़ना पड़ेगा? 75 डिग्री। 75 डिग्री ना, अगर आईटी बेचारा जो 15 डिग्री है, ये 15 ही तो है ना, अगर इसको 90 के बराबर होना है तो 90 के बराबर होने के लिए कितना डिग्री बढ़ाना होगा? 15 डिग्री बढ़ाना होगा कि नहीं? यस। इस 15 डिग्री का डेटा हमसे डिग्री में नहीं पूछा है, हमसे वैल्यू में पूछा है। अब वैल्यू हमारे पास एक ही जगह खोज के निकालना पड़ेगा। ये देखो चाय वाला जो 45 डिग्री है वो किसके बराबर है? 150 करोड़ के बराबर है, लिखा है ना। आपको निकालना क्या है? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का मान बताओ क्या होगा? यही तो वृद्धि हुई है। अगर आईटी को चीनी के बराबर होना है तो उसे 75 डिग्री बढ़ाना होगा। आपको पता है 45 डिग्री का मान 150 है, तो 75 का क्या? 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 से डिवाइड करें 50, 50 गुणे 5 कर दे कितना हो जाएगा? 50 गुणे 5 कर दे 250 होगा। 250 करोड़ इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 21 क्वेश्चन का 250 करोड़ सही उत्तर बनकर आ रहा है। दूसरे प्रश्न पर आइए। विदेशी मुद्रा अर्जन में मूल्य की दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितने प्रतिशत है? ये भी बढ़िया है, परसेंटेज है सीधा, इसमें कोई वैल्यू का अर्थ नहीं होता है। विदेशी मुद्रा अर्जन में विदेशी मुद्रा अर्जन के मूल्य में, जैसे हमारे पास कोई डेटा है, मान लो मेरे पास 60 रुपए है, आपके पास 90 रुपए है, तो मैं आपका कितना परसेंट हूं? यही है। किसी भी आंकड़े को अगर परसेंट में बनाना है, एक ही नेचर के डेटा दिए गए हैं, तो आप अपने को 100 से गुणा करो और वैल्यू से भाग कर दो। विदेशी मुद्रा अर्जन के मूल्य में दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितना परसेंट है? चीनी अपना कितना है बोलो? 90, और इंजीनियरिंग कितना है? 120। ठीक है, तो आप जिसको परसेंट बनाना है उसको 100 से गुणा करो और बटा जिसका बनाना है उससे भाग कर दें। देखिए सॉल्व हो गया कि नहीं? अब आप देखो, जैसे 1 0 चला गया, इससे 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 से डिवाइड कर दे 25 तिया 75, 75% है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 22 नंबर आपका डन होता है। 75% इस प्रश्न का करेक्ट है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी पर प्राप्त हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2004-5 के अंतराल में देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा थी। विदेशी मुद्रा की बात हम टोटल की बात करें 2004-5 में। भाई देखो, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। कुल विदेशी मुद्रा अगर सोचो तो 360 डिग्री है कि नहीं है? 360 डिग्री है, करेक्ट है। और ये जो आपका चाय है, चाय आपका 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मान अपने को दिया है 150 करोड़। आपको 360 अगर इसको बनाना है तो 360 बनेगा तो कैसे बनेगा? आइए हल करते हैं हम लोग। एक प्रकार से अगर देखो तो 45 चौके 180 होता है, 8 बार जाएगा। कितना बार? 8 बार। 45 अट्ठे होगा और 8 को 15 से गुणा करें, 15 अट्ठे 120, 1 0 और बढ़ेगा, 1200 करोड़ टोटल होगा, क्योंकि कुल पूछा है, कुल विदेशी मुद्रा। तो कुल हमेशा 100% होता है, या डिग्री में है तो 360 डिग्री होगा। अब अगर 45 डिग्री का मान हमको दिया, यही खोज के रखना है आपको दिमाग में। 45 डिग्री का मान अगर हमको दिया है तो आपको कुल का अर्थात 360 से पूछ रहा है। 360 का मतलब 1200 करोड़ रुपए होगा, जो आपकी 23 नंबर है। और इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है बी ऑप्शन। आई होप आपने किया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। यदि अगले वर्ष अर्जन में 50% की वृद्धि हो, अगले वर्ष जब नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी 2004 से 5 थे हम लोग, अगले वर्ष अगर 50% की वृद्धि हो तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना होगा यदि इसका प्रतिशत योगदान पहले के समान हो? जैसे आप देखो, इंजीनियरिंग अभी कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब भी वह 120 ही रहेगा, 120 डिग्री ही रहेगा, बस उसका योगदान कितना हो जाएगा? एक बात बताइए, अभी इस समय योगदान कितना है? 120 डिग्री है, और क्या वैल्यू में कितना है बताओ? यही डेटा हमें चाय वाला बड़ा फायदा कर रहा है। आजकल दुनिया में चाय का ही बड़ा रुतबा चल रहा है। आपने सुना होगा, कभी देखिए चाय वाला है, वो छपरी वाला है ना, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे निकाल के चाय बनाता है। तो चाय वाले का देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गया। तो चाय की बड़ी वैल्यू है, आप यहाँ भी देख रहे हैं। चाय लोगों को पीना पिलाना, और चाय से लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं।
किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन लोग बहुत ऊपर चले गए भाई, तो मतलब संभावनाएं हैं चाय में, ध्यान रखना इस बात को। 45 डिग्री का मान दिया है, 45 डिग्री का मान 150 है। आपको 120 का पहले निकालना है, 120 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पहले हमारा कितना है इस समय वर्तमान में, इसको डिसाइड करते हैं। 15 तिया 45, 15 अट्ठे 120, 3 से डिवाइड करो 5 बार 15, 50 अट्ठे 200, ठीक है, 50 अट्ठे 400, 5 अट्ठे 40, अभी 400 है। अगर देखा जाए तो इस समय इंजीनियरिंग वर्तमान में 400 करोड़ है। नेक्स्ट ईयर सेम परसेंटेज, यह 50% बढ़ेगा, तो 50% बढ़ेगा तो कितना होगा बताएं। 400 का 50% 200 मतलब 600 होगा, या ऐसे लिख लो 400 गुणे 50 बढ़ेगा तो 150 बटे 100, 15 चौके 60, 600 करोड़ हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्पादन 600 करोड़ होगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपको दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 24 नंबर आपका डन होता है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आई होप ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट पार्ट है, कहा गया है चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आ गई हो तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना है, ठीक है। जैसे इसने पूछा है कि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आ गई हो तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा। तो चमड़ा कहां पर है, ये है 40 डिग्री है। इस 40 डिग्री का पहले मान निकालो कि है कितना है, ठीक है। आपको ये 45 डिग्री पता ही है, 45 डिग्री का मान आपका 150 है, 40 डिग्री का मान देखिए कितना आता है, फिर 10% इसमें हम रिड्यूस करेंगे, 15 तिया 45, 15 दहम में होता है, ठीक है। अभी अगर आप इसको सोचो तो यह 400 बटे 3 है, 400 बटे कितना है 3 है, कटेगा नहीं डेटा। इसमें अगर हम 10% कम करते हैं, 10% कम करेंगे तो 9 बटे 10 होगा, क्या हो जाएगा 9 बटे 10, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है 1 बटे 10 होता है, 10 से 1 निकलेगा 9 बटे 10, एक खत्म हुआ, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 हो गया तो 360 आ रहा होगा। 360 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग को ये चीज डिसाइड करना है, जैसे 400 बटे 3 है, मैंने उसको तो उपयोग ही नहीं किया ना, इसको आपको 400 बटे 3 भी तो रखना था। अभी खत्म हुआ, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाए 120 करोड़। तो यहाँ पर मूल्य की दृष्टि से इसकी वैल्यू कितनी होगी 120 करोड़ होगी। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा और आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो आशा करता हूं ये पूरा सेशन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए गलत हुए, कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगा, अगले सेशन में होगा, अगली एक्टिविटी में होगा। मैं इसका पीडीएफ मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, उसमें आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, थैंक यू सो मच।